तमिलनाडु की सियासी जमीन कभी भी बीजेपी के लिए उपजाऊ नहीं रही है। वजह यह है कि यहाँ पर द्रविड़ दलों का बोलबाला रहा है और बीजेपी को भी जीत हासिल करने के लिए किसी न किसी द्रविड़ दल की सहयोग का सहारा लेना पड़ता है। 2021 की बात कर लें तो एआईडीएमके के गठबंधन के साथ बीजेपी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीटें जीती, लेकिन 2024 में अकेले चुनाव लड़कर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने वोट परसेंटेज में ज़बरदस्त वृद्धि की। क्या वो मोमेंटम अभी भी बरकरार है? 2026 के चुनाव भी बीजेपी एआईडीएमके के साथ लड़ रही है। 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार पार्टी ने उतारे हैं और क्या इस बार 26 के चुनाव में बीजेपी अपनी टैली को बढ़ाने जा रही है? क्या उनके वोट परसेंट में और उछाल होगा? अन्नामलई को एक तरह से साइडलाइन करना क्या बीजेपी के लिए घातक साबित हो रहा है? इन सभी बातों पर आज हम वोटर का मिजाज जानने की कोशिश करते हैं। मैं फिलहाल चेन्नई के साहुकारपेट इलाके में मौजूद हूँ। ये प्रवासी राजस्थानियों का गढ़ है। हालांकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कई जनरेशन से तमिलनाडु चेन्नई में सेटल्ड हैं, यहाँ के वोटर्स हैं। यहाँ पर जितने भी चुनावी मुद्दे अब तक चुनाव से पहले शुरू हुए थे, अब उन मुद्दों पर एक मुद्दा जो है वो बहुत भारी पड़ रहा है, वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या इस मुद्दे ने तमिलनाडु की चुनावी हवा बदल दी है? क्या नैरेटिव यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और हम समझते हैं। आपने कल देखा होगा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जिस तरह से इस अधिनियम को गिरा दिया गया उससे नारियों का अपमान हुआ है और नारी शक्ति जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसको एक सबक सिखाएगी। क्या आपको लगता है कि वाकई में महिला होने के नाते आप लोगों के साथ यहाँ पर अन्याय हुआ है जिस तरह से ये अधिनियम को गिरा दिया है विपक्ष ने? हाँ, ये विपक्ष लोगों को ये गिराना नहीं था। अगर उन्होंने गिराया है तो हम फिर वोट के चुनाव से जीत के हम महिलाओं के अधिकार जीत के रहेंगे। आपको क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी है, जो सत्तारूढ़ डीएमके है, उनका कहना है कि यहाँ पर सीटों को बढ़ाने की ये साजिश थी बीजेपी और एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की, इसीलिए वो नारी शक्ति की आड़ में इस काम को कर रहे थे। अगर ऐसा हो जाता तो फिर तमिलनाडु के अधिकार जो हैं वो छिन जाते। क्या आपको लगता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको पास करने में विपक्षी दल खासतौर पर डीएमके को सरकार की मदद करनी चाहिए थी? उनकी मदद करनी चाहिए, तभी तो नारी शक्ति भी इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है वो पता चलेगा। इस बार नारी इतने वोट देगी कि नारी शक्ति है ना आगे आएगी। आपको लगता है कि अब वोट के अधिकार से आप इसका जवाब देंगे? जी देंगे। आपको क्या लगता है मैडम, नारियों को जो है वो 33% आरक्षण की जो बात हो रही है वो मिलना चाहिए, उसमें सब पार्टियों को साथ देना चाहिए? हाँ जी, देना चाहिए जरूर। हम नारी शक्ति होके हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ के दिखाएंगे और डीएम मोदी जी को जिता के बाद। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति के साथ जो है उसके साथ अपमान किया गया है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो ये कह रही है कि नारी शक्ति का एक मुखौटा बीजेपी ने लगाया। असली जो मकसद है वो परिसीमन करना, डिलिमिटेशन करना, जिससे सीटें बढ़ जाएं बहुत ज़्यादा और तमिलनाडु का अधिकार उससे छिन रहा है। इस वजह से उन्होंने इस अधिनियम का सपोर्ट नहीं किया। हकीकत तो ये है कि अपोजिशन को भी इस बिल का समर्थन करना चाहिए था। ये विधेयक ऐसा था जो हर किसी के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी था। अपोजिशन वालों ने इनका साथ न दे के बहुत ही बड़ा महिलाओं के साथ अन्याय किया है। आने वाले समय में महिलाएं अपनी वोट की ताकत से अपोजिशन को इस विधेयक को खारिज करने में जो इन्होंने भूमिका निभाई है, आने वाले समय में इनको बहुत ही इसका असर झेलना पड़ेगा। महिला शक्ति अपनी वोट की ताकत से इनको जवाब देगी। महिला शक्ति जवाब देगी, लेकिन यहाँ की सरकार है वो ये कह रही है कि ये तो धोखेबाजी है, क्योंकि आप सीटें इतनी बढ़ा लेंगे नॉर्थ इंडिया में कि फिर साउथ इंडिया का कोई से ही नहीं रह जाएगा, फिर यहाँ का डेवलपमेंट कैसे होगा? इस दुष्प्रचार का जवाब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल पार्लियामेंट में खुले ऑपोजिशन के सामने कहा कि अगर इस बात की चिंता है ऑपोजिशन को कि उनके स्टेट्स में जो सीट है डिलिमिटेशन के बाद में अगर कम बढ़ेगी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस विधेयक में 1 घंटा दीजिए, मैं वापस से प्रिंट करा करके वापस संसद में इसको पेश करता हूँ। लेकिन इस बात का भी अनसुनी करके ऑपोजिशन ने बिल को खारिज करके ये दिखाया है कि उनके मानसिकता नारी विरोधी है। आज के समय में अगर आप वोटर लिस्ट देखते हैं, 50% से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो महिलाएं हैं। लेकिन इतने सालों से आज ये तीसरी बार है जब संसद में महिलाओं का बिल रिजेक्ट किया गया है, पास नहीं किया गया है। और ये मानसिकता कांग्रेस की सरकार की है या अपोजिशन इंडी सरकार की है? इस मानसिकता का जवाब जैसे महिलाओं ने निश्चय किया है कि वोट दे करके हर इलेक्शन में, जब तक ये महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल जब तक पास नहीं होता है, तब तक हर इलेक्शन में महिलाएं इन ऑपोजिशन को वोट के द्वारा अपना ताकत बता करके
इन ऑपोजिशन से सब एक साथ जो इनके गठबंधन उनको हरा करके उनको दिखाएगी। डिलिमिटेशन से तमिलनाडु को नुकसान होगा कि नहीं होगा, आपकी क्या राय? भाई साहब, ये जो दुष्प्रचार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फैला के रखे हैं कि भाई सिर्फ तमिलनाडु को ही नुकसान होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है मुझे शब्दों से खेलना नहीं आता, और उसके बाद में जब गृह मंत्री जी ने कहा है कि हर स्टेट का 50% जब वोट बढ़ेगा, सीट बढ़ेगा, तब तो खाली तमिलनाडु को नुकसान होने की ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ही मंत्री मोदी जी को या माननीय गृह मंत्री जी को कोई तमिलनाडु से कोई दुष्ट है कि भाई हाँ हमारी दुश्मनी है तमिलनाडु से। आज मोदी जी जहाँ पे भी जाते हैं तमिलनाडु कल्चर और तमिल भाषा के बारे में हमेशा प्रेज ही करते आए हैं। तमिलनाडु कल्चर और भाषा को प्रेस करते हैं। क्या आपको लगता है कि नैरेटिव जो है वो बदल गया है यहाँ पर? जिस तरह से डीएमके कह रही है कि हमने पहली बार 12 साल में प्रधानमंत्री को हरा दिया, क्या आपको लगता है कि जो ये अधिनियम गिरा है इससे यहाँ पर तमिलनाडु में बीजेपी को सियासी फायदा होगा कि नुकसान होगा? इसका ये बोलो आप बोलो। बोलिए आप बोलिए। ये जो हवा फैला रहे हैं इसके विपरीत ही होगा। ये जो कि कह रहे हैं कि भी इससे तमिलनाडु में इनको फ़ायदा होगा, वैसा नहीं है। सब जनता जागरूक है, ठीक है ना। इसका इफेक्ट इनके लिए ही पड़ेगा। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट ही है क्योंकि पब्लिक जागरूक है, वो सब देखती हैं। और इसका जवाब देने माननीय गृह मंत्री जी आज चेन्नई पधार रहे हैं और हमारे माइलापुर में इनकी रोड रैली में ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दुष्प्रचार फैलाया है उसका जवाब हमारे माननीय गृह मंत्री जी आज दे के बताएंगे। देखिए, इसमें साफ पता चलता है कि कुछ बीजेपी समर्थक भी हैं जिनका जोर देकर ये कहना है कि जो नैरेटिव यहाँ पर गढ़ने की कोशिश की जा रही है डीएमके की सरकार की तरफ से कि ये तमिलनाडु के साथ अन्याय था, उसको रोकने के लिए इस बिल को गिराने की जो है पूरी कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई। लेकिन ऐसा मानना है, और कुछ महिलाएं जो यहाँ पर हैं वो भी कह रही हैं कि नारी शक्ति का अपमान जो है वो किया गया है। जो नैरेटिव एक तरह से चलाने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि ये जो बिल है इसका यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था, और उससे क्या बीजेपी को सियासी फ़ायदा होगा? क्या स्टालिन जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कि ये तमिलनाडु के हितों की, तमिलनाडु की अस्मिता की बात थी, किसे फ़ायदा होगा ये तो मतदान के दिन और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मुद्दे ने तमिलनाडु की राजनीति में नैरेटिव को चेंज कर दिया है, एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है। तमिलनाडु की चिलचिलाती धूप और गर्मी में चुनाव प्रचार जोरों पर है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर इस धूप से, इस तपन से लोगों को राहत दिलाने के लिए नींबू पानी जो है जगह जगह पर ऐसे पिलाया जाता है। करीब करीब बताया जा रहा है कि 10,000 ग्लासेस जो हैं वो गर्मी के मौसम में यहाँ पर पिलाई जाती है, और लोग भी यहाँ पर उस धूप से बचने के लिए, उस तपन से बचने के लिए पीते हैं। और साथ में जो चुनाव की गर्मी है उस पर भी हम लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, इस तरह से लगता है कि अब नैरेटिव जो है वो चुनाव का चेंज हो रहा है, बीजेपी को कितना फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है आपको इन चुनाव में, जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो गिरा है, विपक्ष ने जिसको गिरा दिया है? जय श्री राम, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। मैं अशोक, निवासी राजस्थान और यहाँ पे चेन्नई में रहता हूँ। तो कल जो बिल माननीय मोदी जी ने जो बिल पार्लियामेंट में रखा था उसका विरोध किया गया है तमिलनाडु में, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये विरोध कर कौन रहा है। ये जो कर रहे हैं उसमें सोनिया गांधी जी, यहाँ की पार्टी की कन्नीमोली जी, फिर अपने सपा के डिम्पल यादव, जो लेडीज़ लोग ही नारी शक्ति ही नारी का उच्चार नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि तमिलनाडु में इससे फर्क पड़ेगा आपको लगता है? क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि तो तमिलनाडु के हक को छीनने की बात थी, इसीलिए हमने उसका विरोध किया। नहीं, ये कदापि झूठ फैलाया जा रहा है। यहाँ से इससे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। उल्टा इसको इस पार्टी से फ़ायदा होगा। लगता है ये जो महिलाओं के खिलाफ अन्याय की बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है? आपने तो नींबू पानी भी पिया, गर्मी बहुत ज़्यादा है चेन्नई में। गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही है और सब कुछ अच्छा ही है। इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन की टाइम में लोगों को नींबू जूस पिलाया जाता है और देते हैं कि जिस प्रकार का वोट अपना है बीजेपी को दीजिए। बीजेपी को देने की बात आप कर रहे हैं। जो यहाँ पर कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन अगर सरकार जिस तरह से चाहती उस तरह से अगर डीलिमिटेशन हो जाता तो तमिलनाडु के अधिकारों में उसका हनन होता है, ऐसा यहाँ की पार्टी कह रही है। आपको लगता है कि ये गलत है, सही है? क्या नैरेटिव है ये जो कोशिश की जा रही है? इतना तो पता नहीं है भाई, आपको बस इतना पता है कि आपको बीजेपी को वोट करना है और हमारा 25 वोट में पक्का है। आपको क्या लगता है? आपको डीलिमिटेशन के बारे में कुछ पता है? नमस्कार, जय श्री राम। आपको ये बताता हूँ, डीलिमिटेशन का जितनी भी बातें कही है स्टालिन है, कांग्रेस है, इंडिया अलायंस ने, हमेशा से झूठ, उनका कोई तर्क नहीं है, कोई नहीं है। और एसआईआर, जो एसआईआर का फ़र्क पड़ेगा, हमारे ये साहूकारपेट
तुरैमुगम बोलते हैं तमिल में और हार्बर इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें 1,75,778 78 वोट थे, उसमें थोड़ा गिनती में ऊपर नीचे, बट उसमें 65,000 वोट जो है कट हो चुके हैं। आप समझिए 65,000 जो वोट कट हुए हैं वो डायरेक्टली उनको ही जाता था। अभी वो कट होने के कारण SIR जितना बड़ा मुद्दा आप लोग नहीं समझ पा रहे लोग, वो इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम पता चलेगा कि कितना फ़र्क है। पता चलेगा। लेकिन जो नैरेटिव यहाँ पर सेट किया जा रहा है कि तमिलनाडु के अधिकारों को छीना जा रहा है, तमिल अस्मिता पर अटैक हो रहा है, वो जो है आपको लगता है कि उसमें DMK कामयाब हो रही है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है। अभी जनता जो है समझदार हो चुकी है, हर चीज़ समझती है, उनको सब पता है उनके हित में क्या चीज़ है क्या नहीं है। नारी शक्ति हो गई, जो नॉर्थ इंडियन को लेके उनका भेदभाव हो रहा है, जहाँ पे भी हिंदी में लिखावट है उनको लिपापोती करना, वो सरासर गलत है, बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। भेदभाव की बात हो रही है, गलती की बात हो रही है। यहाँ पे गर्मी जो है इस तरह से है कि आप देखिए किस तरह से यहाँ पर करीब बताया जा रहा है कि 50 से 60 हज़ार लोगों को पूरी गर्मी में हर बार जो है वो किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो मिनरल वाटर से इस नींबू पानी को बनाया गया है, ऐसा यहाँ पर पिलाने वाले कह रहे हैं, ताकि इस लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। ये एक होलसेल मार्केट है चेन्नई का, जिसमें तमिलनाडु की कई सारे बिजनेसेस जो यहाँ से चलते हैं, इसलिए यहाँ पर जो लेबर क्लास है वो भी बहुत बड़ी तादाद में काम करता है। और उनको अगर मिनरल वाटर से बना हुआ नींबू जूस मिल जाए तो आप देखिए किस तरह से लोग जो है इस गर्मी में थोड़ा सा अपने आप को तरोताज़ा रखने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस गर्मी को ठंडा करने की कोशिश नींबू पानी से हो रही है। लेकिन चुनावी गर्मी जो यहाँ पर तमिलनाडु में अब आगे बढ़ी और इस तरह से एक नया मुद्दा जो है यहाँ पर हावी हो रहा है, वो किस तरह से इस पूरे चुनाव के नैरेटिव को चेंज करेगा, अब उस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। तमिलनाडु के चुनाव में इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि इस बार बीजेपी कैसे परफॉर्म करने वाली है। पिछले चुनाव की बात कर लें तो बीजेपी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, AIADMK के साथ गठबंधन था, 4 सीटें जीती थी। लेकिन 24 का चुनाव बीजेपी ने अकेले लड़ा, सीट कोई नहीं जीत पाई। लेकिन कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जिसमें हम साउथ डाउन साउथ की बात कर लें, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तेनकासी, चेन्नई जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर भी 20% से ज़्यादा वोट शेयर बीजेपी ने हासिल किया था। लेकिन एक बार फिर अब बीजेपी AIADMK के साथ गठबंधन में है। क्या इस बार बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है? कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस बारे में चर्चा करेंगे। आप बताइए सर, इस बार क्या लगता है आपको, बीजेपी की टैली पिछली 4 सीटों से बढ़ रही है या कम हो रही है? कैसा आप देख रहे हैं इस चुनाव? डेफिनेटली बढ़नी चाहिए, क्योंकि अब की बार अलायंस ADMK के साथ है और यही गठबंधन ज़्यादा सीट ले जाती अगर इतनी मेहनत करके अन्नामलई ने जितना बड़ा वोट शेयर बढ़ाया, अगर वो रहते तो और ज़्यादा सीट आ जाती। बट डेफिनेटली पहले से तो टैली मेरे हिसाब से तो डबल या ट्रिपल भी होना चाहिए। आपने कहा 24 में अन्नामलई के हाथ में पार्टी की कमान थी और हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन बीजेपी ने किया था। हालांकि अकेले चुनाव लड़ा था, सीटें नहीं जीत पाई थी, लेकिन जैसा हमने बताया 20% से ज़्यादा कहीं कहीं पर जो है वोट शेयर पहुंच गया था। अब अन्नामलई को हटाया गया या उन्हें हटना पड़ा AIADMK की वजह से, आपको लगता है इससे बीजेपी का मोमेंटम कमज़ोर पड़ा है? क्योंकि जिस तरह से देख रहे थे कि एक सर्ज था बीजेपी में 2 साल पहले तक, अब आपको लगता है इन चुनाव में थोड़ा सा ढीला पड़ा है, वो कैडर के बीच में मैसेज जो है वो सही नहीं गया है? थोड़ा बीजेपी के जो स्टॉन्च सपोर्टर्स कह लो, उनमें थोड़ा लगा कि अन्नामलई रहते तो और बढ़िया रहता। थोड़ा वो क्या बोलते हैं, उसमें एक स्टेप डाउन हुआ ही है। It would have definitely been, had he continued, it would have been more stronger than what it was earlier. 2016 में बीजेपी ने साहब अकेले चुनाव लड़ा था, जीत नहीं पाए थे। 21 में फिर AIADMK के साथ चुनाव लड़ा, वोट शेयर बहुत कम था, 3% से भी कम था, लेकिन 4 सीटें जीत गई। तो इसलिए शायद हो सकता है कि नेतृत्व को लगा हो कि AIADMK के सहारे के बिना तमिलनाडु में बीजेपी जो है वो जीत नहीं सकती। तो क्या आपको लगता है ये डिसीजन ठीक है, अन्नामलई को अलग करके AIADMK के साथ गठबंधन करना और चुनाव में जाना? आपको क्या लगता है? Definitely, candidate selection is much better this time, so the vote share will increase. Vote share will increase. वोट शेयर में। और सीटों पे जो 27, क्योंकि पिछली बार 20 लड़ी थी, 4 जीती थी, इस बार 27 पे लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि उस पर टैली बढ़ेगी सीटों की भी? The tally will increase. Of course, tally will increase. चेन्नई में आपको लगता है और बीजेपी के कैंडिडेट्स होने चाहिए थे? क्योंकि अब AIADMK के साथ गठबंधन है तो सिर्फ मइलापुर में 1 सीट बीजेपी को मिली और आवड़ी में 1 मिली है। आपको लगता है जो टाउन है, जो बेसिकली अर्बन डिस्ट्रिक्ट है, अर्बन एरिया पॉकेट जिसको कहते हैं, वहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा मिलना चाहिए चांस? बीजेपी को ज़्यादा मिलेगा अगर if they fight it independently as BJP, they will earn more seat, more votes.
तो ये देखिए एक सेंटिमेंट यहाँ पर ये भी है कि बीजेपी इंडिविजुअली ज़्यादा अच्छा करती या फिर कॉम्बिनेशन के साथ ज़्यादा अच्छा करती। 2016 का हमने जैसा जिक्र किया वो हमारे पास सामने है वो हिस्ट्री, जिसमें पता चला कि अकेले चुनाव लड़ने से बीजेपी जीत नहीं सकती। शायद हो सकता है इसीलिए एक द्रविड़ पार्टी का सहारा उन्होंने लिया। आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार इंक्रीज़ कर रही है अपनी टैली को, और पूरे कॉम्बिनेशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? Of course, Tamil Nadu always prefer local party to be in alliance with BJP. They don't want a North say Kake, they rule the. See, that is one of the major factor I feel. So alliance is a good idea always. And when their candidates slowly जैसे बढ़ता है, तो automatically the output will keep increasing. Like earlier election से last election में they have increased. So what we see is every time there will be an increase. So they are also seeing the numbers going up every step. So I think that is a good sign. And again this year it will go up, I feel. अब आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक फैक्टर ये भी, जैसा आपने बोला कि एक आउटसाइडर पार्टी का टैग जो है हमेशा बीजेपी को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात कर लें, लगातार वो दौरे कर रहे हैं, उन्होंने इन्फोसाइज भी किया है, तो आपको लगता है कि मोदी फैक्टर जो है वो तमिलनाडु में अब काम करने लगा है, या पहले काम नहीं कर रहा था अब करने लगा? अब थोड़ा सा उनके नाम पर भी यहाँ पर वोट पड़ने शुरू हुए? काफ़ी हद तक मोदी फैक्टर है, बट you know it will take more time because see यहाँ पर that's what यहाँ का कल्चर एक है कि साउथ इज साउथ, वो तो दैट फैक्टर कीपिंग इन माइंड मोदी इफेक्ट विल कीप कमिंग इन, कीप इंक्रीजिंग, बट टाइम लगता है ना। ये लोग 100 साल से, वो 20 साल से, तो वो फर्क आ जाएगा ना। टाइम लग रहा है। वो द्रविड़ अस्मिता की बात करें, और एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी डीएमके ने इसको बनाया है। उनका ये कहना है कि ये जो गवर्नेंस है यहाँ पर वो द्रविड़ मॉडल पर चलती है, इसीलिए यहाँ पर आउटसाइडर को अलाउ नहीं करते। सर, एक बड़ा मुद्दा जो है अभी ये नारी शक्ति जो बिल आया था उसको लेकर भी था। हमने प्राइम मिनिस्टर को भी सुना, उन्होंने बोला कि एक तरह से नारी शक्ति का अपमान जो है वो डीएमके ने किया है। डीएमके ये कह रही है कि डीलिमिटेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा हक हमारा जो है वो चला जाता है, इसलिए हमने इसका विरोध किया। आप कैसे देखते हैं, क्या ये एक नया नैरेटिव सेट करेगा तमिलनाडु इलेक्शन में? ये देखिए, देयर इज़ थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में। एक डीलिमिटेशन में डेफिनेटली तमिलनाडु को अगर कम सीट मिलता तो बहुत ख़राब होता। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अलग चीज़ है, तो ये दोनों चीज़ मिला के जो खिचड़ी बनी है वो थोड़ी समझ में कम आ रही है। सिर्फ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल यस वो आना था, बट तमिलनाडु के लिए ज़्यादा सीट्स या सेम प्रपोर्शन में वो सीट्स बढ़े विद द डिलिमिटेशन, सेम प्रपोर्शन ऑफ सीट्स तमिलनाडु को मिले तो अच्छा रहेगा। ये तो प्रपोज किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ओवरऑल 50% जो है हर स्टेट के लिए प्रो रेटा बेसिस पे इसको हम कर देंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल ये जानना चाह रहा था कि ये नैरेटिव जो लेकर जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि डीएमके बहुत बड़े लेवल पे इसको चला रही है कि हमने 12 साल में पहली बार प्राइम मिनिस्टर को हरा दिया, तो ये नैरेटिव आपको लगता है कि लोगों के बीच में चला गया है, लोग ये जानने लगे हैं कि तमिलनाडु का हक इससे छीना जा रहा है, या फिर लोग ये समझ रहे हैं कि वाकई में नारी शक्ति का अपमान हुआ है? ये देखिए, डेफिनेटली नारी पॉलिटिक्स के कारण नारी बीच में पिसी गई है। ये आपको ऐसा लगता है? लेडीज़ का 33% आरक्षण रहता तो बहुत अच्छा रहता। आरक्षण चाहिए, महिलाओं को रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। कार्तिक हमारे साथ हैं, पेशे से एडवोकेट हैं। कार्तिक, व्हाट इज यूर रीडिंग नाउ, बिकॉज कैन वी सी दैट द बीजेपी इज नाउ सर्जिंग, दे आर मार्चिंग अहेड, whatever hard work put in by BJP, and how do you see the role of Annamalai, because now we have seen that he has been completely not even sidelined, but he is not in the limelight. How do you see this? Yeah, first of all, BJP party is growing, there is no doubt. But Annamalai factor is a very huge bonus for BJP party. Since he being a youngster, from my circle, my friend circle alone, many youngsters have joined BJP only after seeing the Mr. Annamalai. So not only, as everyone knows, Annamalai is famous, and in our state, he is famous in all over India. Seeing his debates, how he replies with having the great sense, logic sense, how he replies. So everyone is impressed by his reply and what he talks, how he talks. So Annamalai ji is a very is a very blessing to the ruling party. So you believe that he would have been given a more responsibility, and yes. Now there is a problem because personally, if you asking me,
and he should be the face of the BJP party in Tamil Nadu. Because will it impact the chances of BJP in this coming elections? You see that because now they are contesting in 27 seats. Last time they won 4. This time you see that because of ignorance of Annamalai due to the various situation and political equations, do you think that BJP is growing up from here, or you see that the momentum they have lost? This alliance is a great, very boost and very great factor. Since last MP election, we know how the vote has been split due to the ADMK and BJP differentiation. So this time, since the alliance is there, so definitely the vote will be united and it will be a great factor. And most importantly, people expect some change. So change is inevitable. Regarding this demolition, I would like to give my point. In South, from 1980s, government has been doing this campaign, one family, 2 children, like that. Successfully, they inherited this idea into the family, especially Tamil Nadu, South. So people have, Tamil Nadu people have, the state have successfully controlled the population. So regarding the seats, so what we think is, why punish southern state, Tamil Nadu, for implementing the what to say, this thing, one child population control strongly. So we have done the thing what central government suggested us. So why punishes? This is what everybody thinks. Same thinking we have seen from the chief minister also. So now, do you think that this narrative of giving injustice to Tamil Nadu has reached to the people? Now they are thinking that it is not only about the women reservation; it's all about the delimitation also. So regarding, I'm not speaking about women reservation. Regarding delimitation, I'm not supporting DMK or Stalin. This is what not we Tamil people, not Tamil Southern speak. We have successfully controlled the population by implementing what the central government said in 1980s and 70s. So why punishes for successfully implementing the population birth control successfully? So that's what we think. We need more MP seats. That's all. एक ये देखिए, ये धारणा है, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं जो काफ़ी लोगों से मिलते हैं, इनकी बातें इन्फ्लुएंस भी करती है लोगों को। इनका ये कहना है कि बीजेपी में एक यहाँ पर ग्रो कर रही है बीजेपी, लेकिन वो स्पेस में नहीं कर रही क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। द्रविड़ अस्मिता की बात है, यहाँ पर जो तमिलनाडु है खासकर, ये द्रविड़ दलों के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमती है। मोदी फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। और दूसरी बात जो डिलिमिटेशन की है, वो बहुत प्रिवेलिंगली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उनको यहाँ पर ये सज़ा क्यों मिले कि उनकी सीटें कम हो जाए, और जिन राज्यों में पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको ऑटोमेटिकली सीटें जो है वो जनसंख्या के आधार पर बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक मिक्स सेंटीमेंट हम देख रहे हैं। बीजेपी के लिए अन्नामलई बड़ा फैक्टर है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने इनरोड्स कर लिया है। जो टैग बीजेपी के साथ लगा था कि वो आउटसाइडर पार्टी है, वो धीरे धीरे उस टैग से हटने की कोशिश कर रही है, और उसमें एक बड़ा रोल जो है प्राइम मिनिस्टर का भी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी इसको कितना कैपिटलाइज कर पाती है। कुल मिलाकर जो सेंटीमेंट है लोगों का यहाँ पर पता चलता है कि बीजेपी जो है, जिस रफ्तार से शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि बीजेपी तमिलनाडु में ग्रो करे, वो रफ्तार हमें यहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन ग्रेजुअली ऐसा लगता है कि धीरे धीरे बीजेपी यहाँ पर अपनी जड़ों को और मजबूत करेगी।